दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जी हाँ, दोस्ती के दुश्मनी में बदलने के कई किस्से हमने सुने हैं। और वैसे तो राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी हमेशा के लिए शत्रु या हमेशा के लिए मित्र नहीं होता है, लेकिन एक और ऐसा मामला है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ऐसा लगातार होता है, और वो है कूटनीति का क्षेत्र, विदेशी संबंधों का क्षेत्र। दो दोस्त, दो देश जो आपस में दोस्त की तरह बर्ताव करते हैं, रणनीतिक कूटनीतिक साझेदारी करते हैं, वो अचानक दुश्मन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्या कारण होता है, इसका इतिहास जानना समझना हमेशा दिलचस्प होता है। और ताज़ा मामला है ईरान और इजराइल का। जी हाँ, ईरान और इजराइल बीते कई दिनों से आमने सामने हैं। इस तनाव की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई, जब सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर हवाई हमला हुआ। इस हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के अल कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी दमिश्क दूतावास परिसर में एक बैठक में भाग ले रहे थे। हमले का आरोप इजराइल पर लगाया गया, हालांकि इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। इस हमले के ठीक बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनेई ने कहा कि इजराइल को उसके इस ऑपरेशन के लिए दंडित किया जाना चाहिए, और उसके लिए किया भी जाएगा। इस चेतावनी के ठीक बाद ईरान ने शनिवार 13 अप्रैल की रात इजराइल पर 330 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए। अब इजराइल भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और उसे चेतावनी दे रहा है लगातार। इससे संकेत मिल रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का यह सिलसिला अब जल्दी थमने वाला नहीं है। आज ईरान और इजराइल भले ही आमने सामने हों, लेकिन ये कभी दोस्त हुआ करते थे। दुनिया की दिक्कत यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी थमा नहीं है। वहीं अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल और हमास का युद्ध भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, और उसके बीच ही ये ईरान और इजराइल के बीच एक नया संघर्ष शुरू हो गया है। इसकी वजह से फिर एक बार दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, और लगातार युद्ध झेल रहा और उसके विभीषिका से गुजर रहा ये पूरा विश्व ये जानने को आतुर है कि आखिर ईरान इजराइल के रिश्तों की ये शुरुआत जो है, कड़वाहट, ये कैसे और क्यों हुई, और क्यों दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान और इजराइल के रिश्तों की शुरुआत कहाँ से हुई, दोनों की दोस्ती कैसे हुई, कब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, दुश्मनी की वजह क्या है, बीते वर्षों में दोनों देशों के ये रिश्ते ऐसे क्यों बिगड़ गए, और अब जो ताज़ा विवाद है उसकी वजह क्या है। कोशिश करते हैं बात को समझने की कि ये बात इतनी पेचीदा कैसे हो गई। इस बात को समझते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच मामला आखिर है क्या। दरअसल साल 1948 में दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ। यह देश था इजराइल। अरब देशों के बीच अस्तित्व में आए इस देश को अधिकांश मुस्लिम बहुल राष्ट्र मान्यता नहीं दे रहे थे, शत्रु समझ रहे थे, और इस पूरी जो डेवलपमेंट हुआ था उसको शंका की नज़रों से देख रहे थे। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी थे। इन अपवादों में जो देश शामिल थे उनमें से एक देश था ईरान। जी हाँ, ईरान वो चंद देशों में से एक देश था जिसने इजराइल की स्थापना को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। उस वक्त ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था, और इस राजवंश ने आधी सदी से अधिक समय तक ईरान पर शासन किया था। पहलवी राजवंश अमेरिका का समर्थक था, और इसी तरह इजराइल को भी अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। आज जिस फलस्तीन के समर्थन में ईरान खड़ा है, उसने उस वक्त ईरान के इस कदम को, यानी इजराइल को मान्यता देने के कदम को नकबा यानी तबाही बताया था। और फलस्तीन ने कहा था कि एक तरह से दुनिया ने इस तबाही को मौन रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दी है। कहा जाता है कि इजराइल बनने से 7 लाख से अधिक फलस्तीनी अपनी ज़मीन से बेदखल हो गए थे। शीत युद्ध के उस दौर में ईरानी शासन को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था, और वहीं इजराइल को भी अमेरिका और पूरे यूरोप का समर्थन प्राप्त था। ईरान में भी बड़ी संख्या में यहूदी रहा करते थे। यहाँ तक कि आज भी पश्चिमी एशिया में इजराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी ईरान में ही रहते हैं। 1956 में ईरान में हुई जनगणना के अनुसार उस समय ईरान में लगभग
65,000 यहूदी रहते थे। हालांकि ये माना जाता है कि उसके बाद ये संख्या घटी होगी, लेकिन उसका ठीक ठीक बाद का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता। देश बनने के बाद इजराइल ने भी अन्य देशों से संबंध स्थापित करने के प्रयास शुरू कर दिए। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में अपना दूतावास स्थापित किया। दोनों ने एक दूसरे के अपने राजदूत नियुक्त किए। व्यापारिक संबंध भी बढ़े और जल्द ही ईरान इजराइल के लिए तेल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत भी बन गया। यहां तक कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो दोनों के बीच में निवेश हुआ वो ये हुआ कि दोनों ने 1968 में एक तेल पाइपलाइन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ईरान के तेल को इजराइल भेजना और फिर वहीं से इजराइल के रास्ते यूरोप में भेजना था। नक्शे पर देखें तो ये बहुत सुविधाजनक भी था। जो भौगोलिक स्थिति थी वो उसके लिए ईरान के लिए यूरोप तक अपना तेल पहुंचाने के लिए इजराइल बहुत सही जगह पर स्थापित था। लेकिन साल आता है 1979 का। जी हाँ, 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति होती है। ईरान की सत्ता पर काबिज शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ता है। वहीं वर्षों के बाद देश से बेदखल चल रहे अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी देश लौट कर आते हैं और ईरान की सत्ता पर उनका कब्जा हो जाता है। जी हाँ, अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, ये नाम ध्यान से याद कर लीजिए। ईरान की सत्ता पर उनका प्रभाव बहुत गहरा है और बड़ा है। वो नहीं है, लेकिन ईरान आज जो कर रहा है उसकी भूमिका अयतुल्लाह खुमैनी ने ही उस समय इस्लामिक क्रांति के दौरान लिख दी थी। ईरान की इस इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच के संबंधों में खटास की शुरुआत हो गई। इस क्रांति के बाद कभी फारस कहा जाने वाला पारसियों का देश रहा ईरान एक इस्लामी गणतंत्र के रूप में बदल गया। इसीलिए वहाँ से बहुत सारे जो पारसी थे वो दुनिया के अलग अलग देशों में भाग गए और भारत में भी जो बहुत सारे पारसी हैं ये उसी वक्त की इस्लामिक क्रांति की वजह से उनको भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। ईरान के नए सर्वोच्च नेता खुमैनी ने उस वक्त विश्व शक्तियों को अहंकारी करार दिया और उनकी मुखालिफत की नीति अपनाई। उन्होंने विश्व शक्तियों के क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ खड़े होने का ऐलान किया। वो मानते थे कि अपने हितों को साधने के लिए फलिस्तीनियों सहित ये दूसरों पर अत्याचार करेंगे, यानी यूरोपीय और पश्चिमी देश दरअसल फलिस्तीनियों के और ईरान सहित अन्य अरब के देशों के दुश्मन हैं। हालांकि ये रिश्ते तत्काल पूरी तरह से नहीं बिगड़े। इस्लामी क्रांति के बाद एक शिया उलेमा का सत्ता पर कब्जा हुआ। पड़ोसी देश इराक की सत्ता पर उसी समय एक सुन्नी तानाशाह सद्दाम हुसैन का शासन था। जी हाँ, सद्दाम हुसैन, ये नाम भी जब भी हम सुनते हैं तो पूरा का पूरा पश्चिम एशिया का और उधर की दुनिया से देखें तो मध्य पूर्व का इतिहास आंखों के सामने घूमने लगता है। अस्थिरता के दौर से गुजर रहे ईरान पर सितंबर 1980 में सद्दाम हुसैन की सेना ने अचानक हमला कर दिया था। जी हाँ, 80 का वो युद्ध बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और पश्चिम एशिया की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति को बदलने वाला युद्ध, वो युद्ध जिसमें नर्व गैस से लेकर अलग अलग तरह के नए नए हथियारों का उपयोग किया गया। इराक को इस पूरे युद्ध में अमेरिका का साथ मिला। देखिए, दोस्ती दुश्मनी की बात से हमने इस बात को समझो को शुरू किया था, कौन कब किसका दोस्त बनता है, कौन कब किसका दुश्मन, और इस सब में अमेरिका जैसे ताकतवर देश की भूमिका क्या है। ध्यान से समझिए, 1980 के युद्ध में जब इराक ने ईरान पर हमला किया सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में, तो अमेरिका का पूरा समर्थन मिला था। और वहीं इजराइल, जो अमेरिका और यूरोप के देशों के, ब्रिटेन के समर्थन से बना था मूलतः, उसने ईरान का इस युद्ध में समर्थन किया। मतलब वैसे इजराइल और अमेरिका दोस्त, एक दूसरे के समर्थक। आज भी जब हमास का हमला हुआ है तो कोई सबसे मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है तो वो है अमेरिका। लेकिन इराक और ईरान के मामले में दोनों एक दूसरे के दुश्मन धड़े के साथ दिखाई दिए थे। सद्दाम को अमेरिका की ओर से मदद मिल रही थी। सद्दाम को उम्मीद थी कि वो कुछ ही दिनों में ईरान पर जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी सद्दाम को इस्लामी क्रांति में बाधा के रूप में देखते थे। उनकी सेना डटी रही और इराकी नेता को उखाड़ फेंकने के प्रयास में युद्ध जारी रखा गया। कई वर्षों तक चला यह युद्ध किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। न सद्दाम हुसैन खुमैनी को सत्ता से बेदखल कर सके और न खुमैनी सद्दाम को सत्ता से हटा सके। फिर अमेरिका पर आइए। देखिए, अमेरिका
किसी देश को अपने मोहरे के रूप में, शतरंज के बिसात पर बिछे एक मोहरे के रूप में किस तरह इस्तेमाल करता है। दुश्मनी ईरान से थी, खत्म ईरान को करना था। पहलवी शासन जो था वो अमेरिका के समर्थन से चल रहा था और अमेरिका की तरफ देखता था हर मदद के लिए। तब तक अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही इस्लामी क्रांति हुई, ईरान उसको दुश्मन नजर आने लगा और भविष्य में ईरान ज़्यादा बड़ा दुश्मन नहीं बन जाए, इसलिए मोहरे के रूप में इराक का और सद्दाम हुसैन का उपयोग ईरान के खिलाफ किया गया। दुनिया के समीकरण बेहद दिलचस्प, पेचीदा, लेकिन एक महत्वपूर्ण संकेत की ओर ले जाने वाले हैं जिसको आप बेहतर समझ सकते हैं। इस युद्ध का एक और दिलचस्प पहलू भी था। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो अमेरिका सद्दाम हुसैन की मदद कर रहा था, वही गुप्त रूप से खौमेनी की सेना की भी हथियारों की सप्लाई कर रहा था। ये संकेत है हथियारों की सप्लाई, हथियारों का बाजार, पैसे का व्यापार, हथियारों का जखीरा दुनिया में हमेशा से एक युद्ध का बड़ा कारण रहा है और इसको कौन कैसे संचालित करता है उस पर हम बात को समझो में पहले भी बात करते रहे हैं। 8 साल चले युद्ध के खत्म होते होते पश्चिम एशिया के समीकरण बदल चुके थे। इस युद्ध के चंद साल बाद ही सद्दाम हुसैन अमेरिका के निशाने पर आ गए। जी हाँ, फिर वही दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। उसी तर्ज पर जो सद्दाम हुसैन अमेरिका का मोहरा बना हुआ था, जो सद्दाम हुसैन अमेरिका की शह पर ईरान पर हमले कर रहा था, वही सद्दाम हुसैन 1990 में कुवैत पर कब्जा करते समय अमेरिका का दुश्मन बन गया, अमेरिका के निशाने पर आया और उसके बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर जो कुछ भी हुआ वह भी अपने आप में इतिहास है। उस बात को समझने के लिए फिर कभी अलग वीडियो, लेकिन यहाँ पर हम बात ईरान और इजराइल के संबंधों की कर रहे हैं, इसीलिए हम उसी पर बने रहेंगे। तो ईरान और इजराइल के रिश्ते इसी बीच कड़वे होने लगे। दोनों के बीच छद्म युद्ध की शुरुआत भी हो गई। ईरानी सेना ने अमेरिका को महान शैतान और इजराइल को छोटा शैतान की संज्ञा दे दी। ईरान ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। नागरिक अब एक दूसरे के देश की यात्रा नहीं कर सकते थे और उड़ान सेवाएं रद्द कर दी गईं। तेहरान में इजरायली दूतावास को फलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया। ईरान और इजराइल के बीच कड़वाहट की शुरुआत 1982 में हुई। बाद में दोनों देशों के संबंध और खराब होने लगे क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में राजनीतिक और सशस्त्र समूह खड़े किए हैं और उन्हें आर्थिक मदद की है। जी हाँ, बहुत सारे समूह जिसमें हमास भी शामिल है, उन सबको ईरान मदद करता है। ये आरोप इजराइल शुरू से लगाता रहा है और इस तरह के आरोप अमेरिका की तरफ से भी लगे हैं। खौमेनी ने रमजान के हर आखिरी शुक्रवार को कुद्स दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तब से पूरे ईरान में फलिस्तीनियों के समर्थन में उस दिन बड़ी रैलियां आयोजित की जाती है। दरअसल एक चौक है, उस चौक पर खास तौर पर इसमें फलिस्तीनी समर्थक आते हैं और इजराइल और अमेरिका के विरोध में नारे लगाते हैं। जेरूसलम को अरबी भाषा में अल कुद्स कहा जाता है और इसीलिए कुद्स दिवस का ये उद्भव हुआ और इसको अभी भी लगातार उसी तरीके से हर जुमे को ईरान में विरोध के रूप में इजराइल और अमेरिका के मनाया जाता है और फलिस्तीनियों के समर्थन में वहां लोग इकट्ठा होते हैं। ईरान पर आरोप लगता रहा है कि वह लेबनान, सीरिया, इराक और यमन सहित पूरे क्षेत्र के कई देशों में छद्म युद्ध और उस तरह के नेटवर्क को समर्थन देता है। इस समूह को प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है, जो फलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने के साथ साथ इजराइल को एक प्रमुख दुश्मन मानते हैं। ये सशस्त्र समूह इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सेना को भी निशाना बनाते हैं। इनमें से मुख्य हैं लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, जिसका गठन 1982 में दक्षिणी लेबनान में इजरायली कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। यह हिजबुल्लाह का नाम आपने अभी इजराइल और हमास युद्ध में कई बार सुना होगा। ताजा मामले की बात करें तो इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को होती है। जी हाँ, ये तारीख जो एक बार फिर पूरे पश्चिम एशिया और उधर की दृष्टि से देखें तो मध्य पूर्व में गहराई से इतिहास में दर्ज हो गई है, चस्पा हो गई है। बड़ा हमला हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर हुआ था और उसके बाद से जो संघर्ष शुरू हुआ वो अभी तक नहीं थमा है और इस युद्ध में भी हिजबुल्लाह शामिल रहा। वह लगातार उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमले कर रहा है। ईरान पर हूती विद्रोहियों के भी मदद करने का आरोप लगता है। यह संगठन भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये ताजा विवाद जो शुरुआत में हमने जिक्र किया था उसमें
अब तक क्या हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच के इस ताज़ा विवाद में 1 अप्रैल के दिन बड़ी घटना हुई। उस दिन सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ। सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के और अल-कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर भी शामिल थे। हमले के वक्त ये सभी दमिश्क दूतावास परिसर में एक बैठक में भाग ले रहे थे। हमले का आरोप इजराइल पर लगाया गया। हालांकि जैसा हमने शुरू में आपको बताया, इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ईरान ने इस हमले का बदला लेने की बात कही और उसने 13 अप्रैल की देर रात इस इजराइल पर हमला कर भी दिया। मिसाइल और ड्रोन से इस हमले में दावा किया गया कि इजराइल पर 330 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि करीब करीब सभी हमलों को विफल कर दिया गया है और ऐसे किसी भी हमले को लेकर वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन दूसरी ओर इजराइल ने भी अब इस हमले का जवाब देने की धमकी दी है। नेतन्याहू लगातार हमलावर हैं, बयान पे बयान दे रहे हैं। यह तो मालूम नहीं कि ये सारी जो तनाव की स्थिति वो कहाँ पहुँचेगी, लेकिन जो दो देश थे जो आपस में कभी दोस्त थे, तेल की पाइपलाइन एक दूसरे ने मिलकर बिछाई थी ताकि व्यापार हो सके, तेल की आपूर्ति हो सके, एक दूसरे के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक मदद ये दोनों देश जुटाते थे, लेकिन आज कट्टर दुश्मन बन गए हैं। इस पूरे मामले में कौन देश किसका कब कैसे समर्थन करेगा, यह भी बहुत दिलचस्प पहलू है। बहरहाल बात को समझो में हमने ये जानने की कोशिश की कि ईरान और इजराइल जो कभी दोस्त हुआ करते थे, कट्टर दुश्मन क्यों और कैसे बन गए। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि 25 साल में इजराइल को खत्म कर देने का संकल्प भी ईरान में लिया गया है। ईरान के एक चौक में बाकायदा इसका एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है और लोग वहां जाकर कस्में खाते हैं कि वो इजराइल को खत्म कर देंगे, और इसीलिए इजराइल से आवाज़ आती है कि हमें खत्म कर देने की कसम खाने वाले को हम खुद ही मिटा देंगे। एक दूसरे से मरने मारने की ये जो कस्में खाई जा रही हैं, ये जो तनाव को बढ़ाने वाली बातें की जा रही है, इससे चिंता सिर्फ ये होती है, एक युद्ध जारी है रूस और यूक्रेन के बीच, एक युद्ध जारी है इजराइल और हमास के बीच। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच जो बढ़ता संघर्ष है वो कहीं पूरी दुनिया को एक बड़े महायुद्ध की ओर न ले जाए। बात को समझने के लिए आप लगातार देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।